सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारी लाइट है, लाइट के हमारे दो तरह के नेचर होते हैं। फर्स्ट नेचर जो है आपका वेव नेचर, दूसरा है आपका पार्टिकल नेचर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट का जो आपकी वेव नेचर है, तो उस वेव नेचर के बेस पर कौन कौन सी मीन्स प्रॉपर्टी शो होती हैं। पहला तो इंटरफेरेंस है, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो आपका इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस की क्या क्लिनिकल यूज़ हैं इन ऑप्टोमेट्री, एंड फिर डिफ्रैक्शन के क्या यूजेस हैं, उसके बाद से पोलराइजेशन के क्या यूजेस हैं। क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के बेसिस पर कि कहाँ इनका यूज है, क्या इनका क्लिनिकल यूज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। अगर हम इंटरफेरेंस को अगर और सीधे शब्दों में कहें, तो इंटरफेरेंस जो है जब भी दो या दो से ज़्यादा जो वेव्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और वो सुपर इम्पोज होती हैं। सुपर इम्पोज का मतलब है जब ये एक दूसरे को साथ कोलैप्स होती हैं, या तो आसान शब्दों में कहें तो उसे सुपर इम्पोज कहते हैं। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है, जो उनकी इंटेंसिटी निकल के आती है, वो दोनों जो वेव्स हैं जो साथ में ट्रेवल कर रही थी, उन दोनों वेव्स से या तो मतलब उनकी जो इंटेंसिटी है वो दोनों वेव जो इंडिविजुअल वेव्स जो ट्रैवल कर रही थी सेम डायरेक्शन में, उनसे अलग होती है। अब इसे और थोड़ा सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो कि जो दो वेव्स हैं, जो दो वेव्स जो हैं सेम फ्रीक्वेंसी की वो ट्रैवल कर रही हैं किसी भी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जब वो ट्रैवल कर रही हैं और सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी बन रही है, जो कि दोनों वेव्स के मिलने से, वो दोनों इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी से डिफरेंट होती है। इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और इस इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं। पहला तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो दोनों वेव्स हैं, तो दोनों वेव्स के मैक्सिमा और मिनिमा कॉरस्पॉन्ड करते हैं, और एक बड़ी वेव्स इंटरफेयर कर, जैसे आप इसमें फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर 1.4 का जो ए फिगर है, इसमें क्या है कि इस जो दो वेव्स हैं वो मिल करके एक बड़ी वेव बना रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो उनके जो दोनों मैक्सिमा और मिनिमा है वो दोनों मिल रहे हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरी बात करें, दूसरी जो इंटेंसिटी है, दूसरा जो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है कि जो दोनों के एक का मैक्सिमा दूसरे का मिनिमा, मतलब एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव का मिनिमा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है वो दोनों वेव्स से कम आ रही है। तो इस फिनोमेना को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्योंकि आई जो है, आई में क्या है, बहुत सारी ऑप्टिक्स इन्वॉल्व है। तो इसी ऑप्टिक्स के बेसिस पे हम जान पाएंगे कि आईज में हमें क्या, किस तरह के ऑप्टिक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दे रखा है कि यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसका यूज़ क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज़ क्या है, उसके क्लिनिकल टर्म्स क्या हैं, वो आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कोहेरेंस जो है एक फिनोमेना है। कोहेरेंस फिनोमेना जो है मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ टू लाइट बीम्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। तो कोहेरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोहेरेंस कभी कभार पूछता है कि कोहेरेंस इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ टू लाइट बीम्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, इंटरफेरेंस अगर कैसे प्रोड्यूस होगा, तो इंटरफेरेंस का प्रोड्यूस करने के लिए जो एबिलिटी होती है लाइट बीम्स है, उसे कोहेरेंस बोलते हैं। अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इंटरफेरेंस का कि एप्लीकेशंस क्या हैं इंटरफेरेंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोल रहा है कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया में जो स्ट्रोमा होते हैं, जो कि स्ट्रोमा जो हमारे स्ट्रोमा में हमारे क्या कोलेजन बंडल्स होते हैं। तो कोलेजन बंडल्स जो है काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होते हैं, एक परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिस कारण से हमें जो विजन होती है काफ़ी क्लियर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरफेरेंस की। सो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल होलोग्राफी। होलोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको होलोग्राफी आपको स्क्विंट में मिलती है। स्क्विंट में मतलब मीन्स जो भी स्क्विंट की जो मुझे अभी एक्चुअली मशीन्स का नाम नहीं याद आ रहा। तो होलोग्राफी फिनोमेना उसमें यूज़ करते हैं 3D इमेजेस के लिए। अब बात करते हैं दूसरा, इसमें जो
एल आई अगर आपने देखा होगा, एल आई लेज़र इंटरफेरेंस बोलते हैं, लेज़र इंटरफेरोमीटर भी बोलते हैं इसके। तो एल आई का जो यूज़ होता है हम मेनली तो हेजी मीडिया में करते हैं। हेजी मीडिया खास करके जैसे कैटरेक्ट हो गया या फिर कोई और ओपेसिटी हो गई, कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई, डेंस कॉर्नियल ओपेसिटी है, उन सब केसेस में हम एल आई का यूज़ करते हैं, जिससे हम एक पोटेंशियल जो है कि कितनी अप्रॉक्स उसकी विजुअल एक्यूटी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए लेज़र इंटरफेरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इंटरफ्रेंस का यूज़ है, एल में भी यूज़ हो रहा है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जो होती है ग्लासेस के ऊपर, वो कोटिंग जो है आपकी, वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को शो करती है। तीसरे इसमें दिखा रहा है कि जो जो ट्रांसपेरेंट सीट्स हैं, जो ग्लासेस होते हैं, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट सीट्स। जो ट्रांसपेरेंट सीट्स होती हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस को मेज़र करने के लिए भी हम इंटरफ्रेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद से आपका एक्साइटेशन फिल्टर एंड द बैरियर फिल्टर यूज इन फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी फंडस कैमरा बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इंटरफ्रेंस। अगर आपने कभी एंजियोग्राफी देखी होगी तो उसमें जो भी लाइट बीम्स यूज़ होते हैं, एक्साइटेशन फिल्टर और बैरियर फिल्टर यूज़ होते हैं, उसमें भी हम इंटरफ्रेंस का यूज़ होता है। हमारे जो हमारे कोल्ड लेयर हैं, जो भी सो कॉल्ड कोल्ड मिरर होते हैं, तो उस वहाँ पे भी हमारा इंटरफेरेंस फिनोमेना यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद ओसीटी जो है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, तो ओसीटी तो ऑलमोस्ट इंटरफेरेंस पे ही बेस्ड है, तो उस ओसीटी में भी आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है। सो हमने यहाँ पर अगर हम इंटरफेरेंस को अगर कंपाइल करें तो इंटरफेरेंस के हमें मेन टॉपिक्स यहाँ पर हमें ये मिलेंगे। तो पहला जो है आपका कॉर्निया, कॉर्निया में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज़ हो रहा है। हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि कॉर्निया में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज़। दूसरा होलोग्राफी में जो है 3D इमेजेस बनाने के लिए भी आपका इंटरफेरेंस का यूज़ होता है। उसके बाद से एल में भी यूज़ होता है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में खास करके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में कि किस तरह के आपके इंटरफेरेंस का यूज़ होता है। तो वहाँ पर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज़ देखते हैं। उसके बाद से जो ट्रांसपेरेंट सीट्स हैं उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद से एक्साइटेशन फिल्टर या बैरियर फिल्टर जो फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं उसके लिए हम उसमें करते हैं। कोल्ड मिरर में इंटरफेरेंस का यूज़ होता है। उसके बाद से ओसीटी तो मेनली बेस्ड है आपका इंटरफेरेंस फिनोमेना पे ही बेस है, तो ओसीटी में इंटरफेरेंस का यूज़ होता है। अब बात आती है आपकी डिफ्रैक्शन फिनोमेना पे। सो डिफ्रैक्शन को अगर सिंपल टर्म्स में अगर डिफाइन करना हो, सो डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, मीन्स अगर कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स अगर के सामने आपने कोई एक एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स का आपने कोई बोर्ड रख दिया और रूम पूरा डार्क है, और उस लाइट सोर्स के जो बोर्ड है अगर आप उसमें हल्का सा होल किया तो पीछे तक लाइट जाती है। तो यही फिनोमेना एक तरह का डिफ्रैक्शन है। सो डिफ्रैक्शन पे हम ज़्यादा डिस्कस करने के, बट एक बार फिर भी हम इसकी जो डिफिनीशन उसको पढ़ लेंगे। व्हेन एन ओपेक ऑब्स्टेकल और एन अपर्चर इज प्लेस्ड बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन इन अकॉर्डिंग्स विथ लिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यूजुअली शार्प शेडो और एन इल्यूमिनेटेड रीजन इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे आप फिगर वगैरह देख के भी समझ सकते हैं कि क्या है इंटरफ्रेंस वगैरह। सो आगे फिगर भी देख सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन अगर देखेंगे तो डिफ्रैक्शन भी दो तरह का, तो फ्रेशनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन वगैरह से हमें उतना एग्जाम्स में नहीं पूछते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्कस करें तो हमें अभी यहाँ पर क्लिनिकल जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं डिफ्रैक्शन के, वो हम यहाँ पे भी रीड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका जो भी विजुअल एक्यूटी, जो हमारी नॉर्मल विजुअल एक्यूटी 6/6 या 6/5 होती है, तो उसको जो हमारी जो विजुअल एक्यूटी को जो लिमिट करता है वो हमारा डिफ्रैक्शन ही है। अगर हमारी जो विजुअल एक्यूटी अगर डिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होता तो हमारी विजुअल एक्यूटी 6/2 6/1 ऐसे होती है हमारी तो विजुअल एक्यूटी। सो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू हमारा जो विजुअल एक्यूटी है वो लिमिट हो जाती है। दूसरा इसमें यह है कि अगर आपकी प्यूपिल की साइज़ 2.5 mm से कम है, सो तो उस पेशेंट्स में क्या है कि विजुअल एक्यूटी कम होती है। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है उस चीज़ में कि अगर प्यूपिल की साइज़ कम है, 2.5 से कम है इमेट्रोपिक पेशेंट्स में, तो आपका वहाँ पे विजुअल एक्यूटी भी कम लिमिट हो जाती है। फिर दूसरा इसमें आगे अगर आप ये लाइन पढ़ोगे कि एक बार हम इसमें पढ़ लेते हैं, डिफ्रैक्शन शेड्स अ लिमिट ऑन विजुअल एक्यूटी व्हेन द प्यूपिल साइज लेस देन 2.5 mm, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना फ्रॉम अ डिस्टेंट small source has the form of blood circle, the iris. Thus, important point, thus in the eye the diffraction is a source of imaging refraction when the pupil is small. However, the advantage of large pupil in reducing the diffraction is outweighed by the increased effect of aberrations of the refractive element of the eye.
सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका प्यूपिल बड़ा भी हो जाए, 2.5 mm से ज़्यादा बड़ा है या फिर 3 mm 3.5 mm से ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन तो फिनोमेना तो कम हो जाता है, लेकिन डिफ्रैक्शन फिनोमेना कम होने के बाद वहाँ पर आपका जो अब्रेशंस है वो बढ़ जाते हैं। सो अब्रेशंस बढ़ रहे हैं और क्या नाम है, डिफ्रैक्शन कम हो रहे हैं। सो ओवरऑल देखेंगे तो मीन्स यहाँ पर भी विजुअल एक्विटी का मतलब, अगर डिफ्रैक्शन कम हो रहा है तो एब्रेशंस बढ़ रहे हैं, तो इससे हमारी प्यूपिल ज़्यादा बड़ी होने का कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सो यहाँ पर ये यही बता रहा है। अगर एब्रेशंस अगर आपको नहीं पता तो एब्रेशंस आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन पे। सो द विजुअल सिम्टम्स ऑफ ग्लेयर एंड हेलोस में बी द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे जो बता रहे हैं ग्लेयर एंड हेलोस जो दिखते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि ग्लूकोमा, अगर आपने टर्म अभी अभी यूज़ किया नहीं किया, तो ग्लूकोमा या फिर और भी जो भी डिजीज़ कई सारी हों उसमें ग्लेयर एंड हेलोस दिखते हैं, तो उसका मेन रीज़न डिफ्रैक्शन होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट बोल रहा है कि ड्यूरिंग पिनहोल टेस्ट व्हेन द अपर्चर इज वेरी स्मॉल द विजुअल एक्विटी इज डिक्रीज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो आपका जो प्यूपिल है अगर 2.5 mm से कम में है तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन की फिनोमेना शो हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पिनहोल का साइज़ भी अगर छोटा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसमें भी डिफ्रैक्शन होगा। सो उस कारण से भी विजुअल एक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। सो पिनहोल का भी एक आइडियल साइज होता है, उस आइडियल साइज से अगर हम कम रखते हैं पिनहोल के साइज को, तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो होता है, जिस कारण से विजुअल एक्टिविटी इंप्रूव नहीं होती। उसके बाद से कह रहा है कि लाइट विथ लार्जर वेवलेंथ डिफ्रैक्ट्स मोर स्ट्रांगली देन द लाइट विथ शॉर्टर वेवलेंथ एंड देयरफॉर फॉर्म्स अ लार्जर डायमीटर ए रेडियस। सो ये पॉइंट हम आगे समझेंगे, या फिर अभी इस पॉइंट्स को अभी हमें इतना ही समझना है। द उसके बाद से जो है द बेस्ट रेजोल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज लिमिटेड बाय डिफ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो बेस्ट रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मिल सकता था वो डिफ्रैक्शन के चलते यहाँ पर हमारा लिमिट हो जा रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के क्या एप्लीकेशंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।